जिया अपने बारे में सोच ही रही थी कि तभी आभा जिया से कहती है, आज तुझे ऑफिस नहीं जाना है, चलो उठो और तैयार हो जाओ। आभा की बात सुनकर जिया घड़ी की तरफ देखती है और उठकर सीधा बाथरूम में चली जाती है। नहा धोने के बाद जैसे ही वो बाहर आई, आभा ने उसके लिए चाय बनाई थी। दोनों चाय नाश्ता करके घर से निकलते हैं। तभी आभा जिया से पूछती है, इस बार डेट पर कहाँ जाना है? जिया आभा की बात का जवाब देते हुए कहती है, माँ ने अब तक एड्रेस नहीं भेजा है। अचानक आभा को कुछ याद आता है और वो कबीर को फोन लगाती है। कबीर उसका फोन उठाते ही कहता है, अच्छा किया तुमने फोन कर दिया। सभी न्यू एम्प्लॉयज को अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर आने के लिए कह दो, आज ऑफिस में नई मैनेजर आ रही है। आभा 3 साल से उस कंपनी में काम कर रही थी और 1 साल पहले उसका काम और ईमानदारी देखकर उसे कंपनी का फ्लोर मैनेजर बनाया गया था। इसलिए उसका काम था कि वो सभी एम्प्लॉयज की डिटेल एचआर मैनेजर के पास सबमिट करवा दे। लेकिन वो कल ऑफिस नहीं गई थी, इसलिए उसे इस टास्क के बारे में पता नहीं चला। फोन डिस्कनेक्ट करते ही आभा जिया से पूछती है, क्या तुम अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हो? जिया आभा का जवाब देते हुए हाँ कहती है। ये सुनते ही आभा कहती है, थैंक गॉड हमें घर वापस नहीं जाना पड़ेगा। फिर ऑफिस के लिए चलते चलते आभा सभी नए एम्प्लॉयज को कॉल लगाती है और उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहती है। हालांकि आभा अपने काम के लिए काफी सिंसियर थी, लेकिन जब भी उसकी फैमिली उससे मिलने आती है तब वो परेशान हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी माँ अपनी बेटी की देखभाल करने की बजाय उससे अपनी जरूरतों को पूरा करवाने के लिए वहाँ आया करती थी। तभी आभा चलते चलते जिया का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहती है, जिया तेरे होठ में क्या हुआ है? मैं कल से तुझसे पूछना चाह रही थी लेकिन फिर मैं भूल गई। जिया अपने होठ के कट पर हाथ लगाते हुए उस एक्सीडेंट के बारे में सोचने लगती है। तभी आभा फिर से जिया से पूछती है, बता बता क्या हुआ? अब मुझसे भी कैसा शर्माना, कल ही तो तूने कहा था ना कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और अब तुझे इतनी सी बात बताने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है। जिया आभा को समझाते हुए कहती है, ये कट एक्सीडेंट से हुआ है। कल मैं अधीर की कार में बैठी थी, हम दोनों डिनर के लिए जा रहे थे और तभी हमारे बीच में बातें होने लगी। इस बीच एक बाइक अचानक से गाड़ी के सामने आ गई और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। तभी मेरा चेहरा दरवाजे से टकराया। मुझे डर है कि आज ऑफिस में ना सब लोग मेरा होंठ देखकर इसके बारे में बात न करें, क्योंकि कल कबीर ने मुझे अधीर की गाड़ी में बैठते हुए देखा था। वैसे भी ना ऑफिस में कोई मुझसे खुश नहीं है, सब लोग मेरे और अगस्त के बीच के रिलेशन के बारे में जानना चाहते हैं। इतना कहते ही जिया के चेहरे पर निराशा छा गई। तभी आभा जिया का हाथ पकड़ते हुए कहती है, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। तुम्हें पता है तुमने कोई गलती नहीं की है, बाकी उन्हें अपनी छानबीन करने दो, धीरे धीरे उन्हें भी पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और कैसी हो। आभा की बात सुनकर जिया उसे देखते हुए मुस्कुराती है। कुछ ही देर में आभा और जिया ऑफिस पहुंच गए। आज फिर यहाँ किसी का इंतजार किया जा रहा था और स्टाफ एक दूसरे से बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही जिया आभा के साथ ऑफिस के अंदर आई, सबने अपनी बातों का विषय बदल दिया। तभी चंचला दौड़ते हुए आभा के पास आती है और उससे कहती है, हाय आभा कैसी हो, कैसा रहा तुम्हारा दिन कल? हालांकि चंचला और आभा की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन आज तक कभी भी चंचला ने आभा को इस तरह ऑफिस में आते ही विश नहीं किया। तभी आभा चंचला के इस बदले व्यवहार को नजरअंदाज करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग चंचला, मैं अच्छी हूँ और मेरा दिन भी कल अच्छा रहा। तुम बताओ तुम कैसी हो और सब लोग इस तरह क्यों खड़े हैं? चंचला आभा की बात को काटते हुए कहती है, वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है कल तुम्हारी रूममेट के साथ क्या हुआ? आभा चंचला की बात का जवाब देते हुए कहती है, कल क्या हुआ? वो ऑफिस आई और काम खत्म करके घर चली गई बस। तभी चंचला मुंह बनाते हुए आभा से पूछती है, क्या बात कर रही हो? क्या उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया कि अगस्त ने उसकी आंखों से चश्मा उठाते हुए उसे कॉम्प्लीमेंट दिया था और फिर बाद में जिया अपना चश्मा लेने के लिए 13th फ्लोर पर चली गई? उसे एक बार भी डर नहीं लगा। मुझे लगता है जिया और अगस्त के बीच में ना कुछ चल रहा है। ये सुनते ही आभा चंचला से कहती है, चंचला तुम तो जानती हो ऐसी बातें ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती। अगर ये सच है तो जरूर एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ जिया जैसे ही अपने डेस्क पर जाने लगी, कबीर उसे घूर रहा था। भले ही कबीर ने उससे पिछली रात के बारे में कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो जिया से कई सारे सवाल पूछना चाहता है। इतना ही नहीं, ऑफिस में मौजूद सभी लोग जिया को घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे जिया आज की बातचीत का सबसे बड़ा विषय हो। सब लोग जिया को घूरते हुए आपस में बात कर रहे थे। कोई भी अपने क्यूबिकल में नहीं था, सब झुंड में खड़े थे। तभी कबीर सबको डांटते हुए जोर से कहता है, क्या आज आप लोग तफरी करने आए हैं ऑफिस? अपने अपने क्यूबिकल्स पर जाइए, कुछ ही देर में मैनेजर आती होगी। इतना कहते ही कबीर आभा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या सभी न्यू ज्वाइनी से उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए? आभा हाँ में सर हिलाते हुए कबीर की बात का जवाब देती है। तभी कबीर आभा से एचआर मैनेजर को बुलाने के लिए कहता है। एचआर मैनेजर के आते ही सभी न्यू ज्वाइनीज उसके सामने लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। सब लोग एक एक करके एचआर मैनेजर को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे थे। तभी ऑफिस के बाहर कार आकर रुकती है। गार्ड दौड़ कर जाता है और कार का दरवाजा खोलता है। कार से उतरने वाली लड़की ने 10 इंच की हील पहनी थी। उसका लॉन्ग कुर्ता उसके पेट के मोटापे को छुपा रहा था। हालांकि पहले से ही उसकी हाइट बहुत लंबी थी, लेकिन 10 इंच की हील पहनने के बाद वो और भी ज्यादा लंबी दिख रही थी। उसके हाथ पैर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने हाल ही में जिम जाना छोड़ा हो। उसके चेहरे का आकार किसी हीरोइन से कम नहीं था। शार्प जॉलाइन, लाल रंग की लिपस्टिक और आंखों में आई शेडो लगाए। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर आने लगी, आसपास खड़े लोग उसे देखते ही रह गए। ऑफिस के अंदर आते ही कबीर ने उसे ग्रीट करते हुए कहा, मिस अभिलाषा, आपका ऑफिस में स्वागत है। कबीर इस तरह झुककर बात कर रहा था जैसे उस औरत का ओहदा बहुत बड़ा हो। उस वक्त जिया एचआर मैनेजर के सामने खड़ी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही थी और जैसे ही अभिलाषा अंदर आ रही थी, उसे देखकर हर लड़की खुद को देखने लगी। उसकी चाल में एक अलग ही स्टाइल था जो लोगों को उसकी तरफ आकर्षित कर रहा था। तभी कबीर सभी ऑफिस स्टाफ को संबोधित करते हुए कहता है, ऑल स्टाफ मेंबर अटेंशन प्लीज। कबीर की आवाज सुनकर जिया भी सभी स्टाफ मेंबर्स के साथ पीछे मुड़कर देखती है और चौंक उठती है। जिया कोशिश कर ही रही थी कि अभिलाषा की नजर उस पर ना पड़े, क्योंकि ये वही औरत थी जिसने जिया के हाथ पर कॉफी फेंकी थी और उस पर बदचलन होने का आरोप भी लगाया था। हालांकि उस वक्त जिया अभिलाषा के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन उसे ये डर था कि अगर अभिलाषा ने उसे पहचान लिया तो वो जरूर उसे इस जॉब से निकाल देगी। तभी आभा जिया के पास आकर खड़ी हो जाती है। हालांकि जिया ने आभा उसे ताज होटल में हुए इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं कहा था, फिर भी कहीं न कहीं आभा अभिलाषा को पसंद नहीं करती थी। इसलिए आभा जिया से कहती है, गौर से देखो उसे, इतनी सुंदर लगती है, परफेक्ट पर्सनालिटी है, फिर भी अगस्त ने इसे छोड़ दिया। ये सुनते ही जिया हैरान हो गई। एक पल के लिए उसको ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। जिया को अगस्त से मिलने से पहले उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो मैगजीन्स पढ़ा करती थी। उसकी खबरों पर भी कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उसे ये भी नहीं पता था कि अगस्त रस्तोगी शादीशुदा है। आभा जिया को इस तरह हैरान खड़ा देखकर पूछती है, क्या हुआ, तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? जिया कहती है, माँ के बताए मुताबिक मैं एक ब्लाइंड डेट के लिए ताज होटल गई थी, जहाँ मुझे अगस्त रस्तोगी ने उस आदमी की बदतमीजी से बचाया जो मेरे साथ डेट के लिए आया था। और कुछ ही देर बाद अभिलाषा ने आकर मेरे हाथ पे गर्म कॉफी फेंक दी, साथ ही मुझ पर बदचलन होने का आरोप भी लगाया। उसके बाद मिस्टर रस्तोगी ने अपना एक गार्ड भेजकर मुझे इस औरत से बचाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर रस्तोगी ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब सारी बातें साफ हो गई हैं। पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि माँ बनने के बाद उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ा क्यों? ऐसा कौन करता है? हालांकि अभिलाषा ने एक ढीला ढाला कुर्ता पहना हुआ था, इसलिए उसके पेट का आकार समझ में नहीं आ रहा था। तभी आभा गौर से अभिलाषा की तरफ देखने लगी। वो हैरान थी कि एक माँ बनने वाली औरत 10 इंच का हील कैसे पहन सकती है। क्या उसे अपने बच्चे की कोई परवाह नहीं है? आभा और जिया आपस में अभिलाषा को लेकर बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ कबीर अभिलाषा के बारे में सारे स्टाफ को बता रहा था।
कबीर के बगल में खड़ी अभिलाषा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वहाँ सालों से काम करती हो। हालांकि उसने अब तक एक भी शब्द नहीं कहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी उसकी तानाशाही बयान कर रही थी। वो इतनी शार्प नजरों से एक एक स्टाफ को देख रही थी जैसे उनके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हो। तभी अभिलाषा की नजर आभा और जिया पर पड़ती है और उन दोनों को आपस में बात करता देखकर अभिलाषा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अभिलाषा कबीर की बातचीत को बीच में ही रोकते हुए कहती है, हे गर्ल्स, क्या आपको दिखाई नहीं देता है यहाँ आपसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है? ध्यान से सुन लो, आप लोग ऑफिस में है, घर पर नहीं, इसलिए अपनी गॉसिप्स घर जाने के बाद जारी रखें। यहाँ मौजूद हर कोई कबीर की बात ध्यान से सुनेगा और मेरी भी। अभिलाषा की बात खत्म नहीं हुई थी कि आभा को उसका इस तरह से ऑर्डर देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए वो आगे आकर अभिलाषा से कहती है, मैडम, अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, आपको सिर्फ हमारे साथ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसलिए हम आपके ऑर्डर्स नहीं लेंगे। आज पहली बार किसी ने आगे बढ़कर अभिलाषा से इस तरह की बात की थी, जिसे सुनकर वो आग बबूला हो गई और आभा से कहने लगी, ये कंपनी मेरी है, शायद तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें इस जॉब से निकाल सकती हूँ। तभी आभा कहती है, नहीं मैडम, ये आपकी गलतफहमी है। आप मुझे तो क्या, यहाँ मौजूद किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से नहीं निकाल सकती। हम सबका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स के मुताबिक अगर आपने ये जुर्रत की तो आपको इस हालत में कोर्ट के चक्कर काटने होंगे। आभा की बात सुनते ही जिया ने अपना हाथ सर पर दे मारा, क्योंकि उसने नई मैनेजर के कंपनी ज्वाइन करने से पहले ही उसके साथ पंगा ले लिया था और जिया जानती थी कि आभा का इस तरह से अभिलाषा पर भड़कना उसके लिए भी भारी पड़ सकता है। दोनों के बीच में झगड़ा जोरों शोरों से चलने लगा था। वहाँ पर मौजूद लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो बीच बचाव कर सके। तभी 13th फ्लोर के लिफ्ट लेते हुए अधीर की नजर फ्लोर पर गई। वो दूर से ही अभिलाषा को पहचान गया था, इसलिए लिफ्ट में जाना छोड़कर वो वापस फ्लोर पर आ गया। इससे पहले कि दोनों एक दूसरे के बाल नोच डालते, अधीर ने बीच में आकर दोनों को एक दूसरे से अलग किया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क। अपनी बात खत्म करते ही अधीर ने अभिलाषा का हाथ पकड़ा और उसके कान के पास होंठ ले जाते हुए उससे कहा, मुझे लगता है आपको इस सब झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए और अगस्त कुछ ही देर में ऑफिस पहुंचने वाला है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कैबिन तक छोड़ देता हूँ। अभिलाषा ने अधीर की तरफ देखते हुए हाँ में सर हिलाया। इससे पहले कि वो अधीर के साथ अपने कैबिन की तरफ जाती, उसने एक बार और मुड़कर वहाँ मौजूद हर इंसान पर अपनी नजर डाली। तभी उसकी नजर जिया पर पड़ी। कुछ देर तक अभिलाषा जिया को ऐसे देखती रही, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हो। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिया को कब और कहाँ मिली। तभी अभिलाषा जिया को अपने पास बुलाते हुए पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? जिया अभिलाषा को जवाब देते हुए कहती है, जिया। अभिलाषा हैरानी से पूछती है, जिया, क्या हम पहले मिल चुके हैं? जिया मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। अगर मिले होते तो मुझे जरूर याद होता। आप जैसी सुंदर औरत को कौन भूल सकता है। जिया ने जानबूझकर अभिलाषा की तारीफ की थी ताकि वो अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न डाले, और अभिलाषा जिया की तारीफ सुनते ही खुश हो गई और उसने पीछे मुड़ते हुए अधीर से कहा, चलो चले। अधीर और अभिलाषा लिफ्ट की तरफ चले गए। जिया ने उनके जाते ही एक लंबी सांस ली। तभी आभा गुस्से में जिया के पास आकर कहती है, क्या तुम्हें ये औरत खूबसूरत लगती है? जिया आभा की बात का जवाब क्यों? अगर मैं उसकी तारीफ नहीं करती तो वो अपने दिमाग पे जोर डालकर मुझे पहचान ही लेती और मेरी पहली जॉब खतरे में आ जाती। मैं ये नौकरी खोना नहीं चाहती आभा। ये सुनते ही आभा जिया से कहती है, ठीक है, चलो आज के लिए बहुत एंटरटेनमेंट हो चुका, चलो कुछ काम भी कर लेते हैं। चंचला उन दोनों की बातों को सुनने की कोशिश कर रही थी। वो आभा और जिया के वहां से जाते ही उनके पीछे पीछे जाने लगती है। ऐसा लग रहा था उसे कि जरूर जिया और आभा पूरे ऑफिस से कुछ छुपा रहे हैं। अधीर
अभिलाषा को 12th फ्लोर पर ले जाता है। वहाँ सभी एग्जीक्यूटिव के कैबिन बने हुए थे और अभिलाषा का कैबिन सबके बीच में था। अभिलाषा अपने चारों तरफ के सभी कैबिन्स पर लगे हुए बोर्ड को पढ़ते हुए अपने ऑफिस के अंदर चली जाती है। अधीर उसे जाते जाते बेस्ट विशेस देता है। तभी अभिलाषा अधीर को रोकते हुए कहती है, अधीर, क्या तुम्हें मेरी फिक्र है? अधीर को अभिलाषा का ये सवाल बड़ा ही अटपटा लगा। तभी अधीर अभिलाषा के पेट की तरफ देखते हुए कहता है, अभिलाषा, इस हालत में कोई नहीं चाहेगा कि तुम खुद को नुकसान पहुंचाओ, इसलिए इस तरह के झगड़ों से दूर रहो। हालांकि अधीर ने अभिलाषा के सवाल का जवाब नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो जितना अभिलाषा को समझा सकता था उतना उसने समझाने की कोशिश की। अधीर के जाते ही अभिलाषा ने अपने पेट की तरफ नजर डाली और पेट पर हाथ फेरते हुए कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद एचआर मैनेजर अभिलाषा के कैबिन में सभी न्यू एम्प्लॉयज के डॉक्यूमेंट्स साइन करने के लिए लेकर आती है। अभिलाषा एचआर से पूछती है, अगर मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं आया तो क्या मैं उसे जॉब से निकाल सकती हूँ? एचआर मैनेजर अभिलाषा की इस बात का जवाब देते हुए कहती है, हालांकि ये अथॉरिटी हर मैनेजर के पास होती है, लेकिन हमारे ऑफिस में एक बार जिसने ऑफर लेटर रिसीव कर लिया और अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उससे उस कंपनी से कंपनी का ओनर तक भी नहीं निकाल सकता जब तक कि उसने कोई बहुत बड़ा अपराध न किया हो। अभिलाषा एचआर मैनेजर की बात को नोट करते हुए उसे जाने के लिए कहती है। उसके जाते ही अभिलाषा बार बार जिया के बारे में सोच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिया उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल बनकर खड़ी हो गई है, क्योंकि आज तक अभिलाषा के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो किसी को भी मिलकर भूल जाए। इसके साथ ही जितने कॉन्फिडेंस के साथ जिया ने अभिलाषा की बात का जवाब दिया था, वो अपने आप में अभिलाषा के सामने एक सवाल बनकर खड़ा हो गया था, क्योंकि लोग अभिलाषा से डरते थे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो नजर उठाकर अभिलाषा से बात करे। अगर उसका बस चलता तो वो अभी का अभी आभा और जिया को नौकरी से निकाल देती, लेकिन एचआर मैनेजर के द्वारा कंपनी के रूल्स पता चलने पर अभिलाषा को पता चला कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकती है। ये सब सोचते हुए वो एक एक करके सब एम्प्लॉयज की डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स को देखने लगी। दूसरी तरफ ऑफिस में लंच टाइम हो गया था। सब लोग कैफेटेरिया में बैठकर लंच कर रहे थे। तभी कबीर का फोन बजता है और अभिलाषा का नंबर अपने फोन पर देखकर वो तुरंत फोन उठाते हुए कहता है, मैं लंच टाइम खत्म होते ही आपका मैसेज पास कर दूंगा। फोन रखते ही कबीर जिया और आभा की तरफ देखते हुए कहता है, आभा, जिया तुम्हारे रेफरेंस से कंपनी में आई थी ना? आभा हाँ में सर हिलाते हुए कबीर की बात का जवाब देती है। तभी कबीर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, तुम दोनों को अभिलाषा ने अपने ऑफिस में बुलाया है, लंच खत्म करते ही चले जाना। आभा कबीर की बात का जवाब दिए बिना लंच करना शुरू कर देती है। तभी जिया आभा से कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मुझे पहचान लिया हो। आज चंचला लंच टाइम पर कैफेटेरिया में मौजूद नहीं थी, इसलिए आभा की नजरें चंचला को ढूंढने लगी। आभा ने अपनी जगह से हल्का सा उठकर फ्लोर की तरफ देखा, लेकिन चंचला फ्लोर पर भी नहीं थी। तभी जिया आभा से कहती है, क्या हुआ आभा, कहाँ खोई हो? मेरी बात का जवाब तो दो। इतने में आभा की नजर लिफ्ट पर पड़ती है और चंचला लिफ्ट से बाहर आती है। लंच टाइम पे चंचला का किसी और फ्लोर पर होना मुमकिन नहीं था। तभी आभा जिया से कहती है, हमारे ऑफिस में कुछ लोग चलते फिरते नेटवर्क हैं, उन्हें हर आने जाने वाले को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ऐसा लगता है वो महीने में इसी बात की पगार उठाते हैं। आभा की बात सुनकर जिया हैरान हो जाती है और मुड़कर उस तरफ देखती है जहां आभा अभी देख रही है। चंचला फ्लोर के अंदर आती है और अपना टिफिन उठाकर कैफेटेरिया की तरफ आने लगती है। जिया आभा का इशारा समझ चुकी थी, फिर भी उसे डर था कि कहीं अभिलाषा ने उसे पहचान तो नहीं लिया। लंच खत्म होते ही जिया और आभा अपना टिफिन रखकर लिफ्ट की तरफ जाते हैं। तभी ऑफिस के बाहर गाड़ियों का हॉर्न बजने लगता है। लाइन से 4 ब्लैक कार्स ऑफिस के गेट के अंदर आती हैं। जिया समझ गई थी कि अगस्त ऑफिस में आ चुका है। हालांकि इस बात से जिया को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन जिया अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। गार्ड कार का दरवाजा खोलता है और अगस्त सीधे चलकर
एग्जीक्यूटिव लिफ्ट के पास आकर खड़ा होता है। उस वक्त आभा और जिया 12th फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अगस्त ने एक बार भी मुड़कर जिया की तरफ नहीं देखा और ना ही जिया और आभा ने अगस्त को विश किया। कुछ ही देर में तीनों लिफ्ट के बाहर थे, इसलिए एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तभी 13th फ्लोर के लिफ्ट का दरवाजा खुला और अगस्त लिफ्ट में जाते जाते एक नजर जिया की तरफ देखता है। उस एक पल में जिया और अगस्त की नजर जैसे ही टकराई, ऐसा लग रहा था जैसे कि उन दोनों के बीच में कोई गहरी बात होते होते रुक गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही जिया ने अपनी पलकें झपकाई। आभा उन दोनों के बीच का कनेक्शन साफ साफ देख सकती थी। कुछ ही देर में स्टाफ लिफ्ट का भी दरवाजा खुल गया। अंदर जाते जाते आभा जिया से कहती है, अगर मिस्टर अगस्त रस्तोगी तुम्हें खुद इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो तुम उन्हें इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रही हो? मुझे तो समझ में नहीं आता कि अभिलाषा जैसी औरत उन्हें पसंद कैसे आ गई। उसके चेहरे पर हर एक चीज नकली है, उसके होंठ, नाक, आईब्रो सबके सब नकली हैं। यहाँ तक कि उसकी हंसी, उसका व्यवहार, हर चीज में दिखावा है। पता नहीं अगस्त रस्तोगी ने उसे हमारा मैनेजर कैसे बना दिया। जब उनकी घर पर नहीं पटती है तो ऑफिस में क्या ही पटेगी। जिया आभा को समझाते हुए कहती है, आभा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मिस्टर रस्तोगी का मेरी तरफ कोई झुकाव है? उन्होंने मेरी जैसी करोड़ों लड़कियों को देखा होगा। भले ही तुम कुछ भी कहो, अभिलाषा खूबसूरत है और कामयाब भी। मुझे नहीं पता कि उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से वो एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन अगर मिस्टर रस्तोगी ने उसे अपनी कंपनी का मैनेजर बनाया तो शायद उसमें कुछ न कुछ काबिलियत तो जरूर होगी। आभा कहती है, उसमें कोई काबिलियत नहीं है, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का गलत इस्तेमाल करना बड़े अच्छे से जानती है। जरूर उसने कोर्ट से कोई नोटिस भिजवाकर अपने लिए ये पोजीशन पाई होगी, वरना मिस्टर अगस्त रस्तोगी उसे खुद हमारे सामने लेकर आते और हमसे इंट्रोड्यूस करवाते। हर जगह यही होता है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और सामने पूरा फ्लोर देखकर जिया हैरान हो जाती है। अचानक जिया को याद आता है कि वो दोनों एक दूसरे की बातचीत में इतना खोए हुए थे कि उन्होंने लिफ्ट का दरवाजा बंद होने के बाद बटन प्रेस ही नहीं किया और लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर ही रुकी हुई थी। ये देखकर आभा अपने सर पर हाथ से मारती है और 12th फ्लोर का बटन प्रेस करके लिफ्ट का दरवाजा बंद होने का इंतजार करती है। दरवाजा बंद होते ही आभा फिर से जिया से कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें मर्दों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं होगा। अगर कोई कामयाब, पैसे वाला, हैंडसम इंसान तुम्हें खुद नोटिस कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है? आभा को बार बार इस बारे में बात करता देख जिया उसकी तरफ देखकर घूरने लगती है। इतने में लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वो दोनों लिफ्ट से बाहर आकर अभिलाषा के कैबिन की तरफ देखती हैं। अभिलाषा आंखें बंद करके चेयर पर सर टिकाए बैठी हुई थी और आभा अभिलाषा के कैबिन का दरवाजा नॉक करती है और फिर हाथ से इशारा करते हुए उन्हें अंदर बुलाती है। आभा और जिया अभिलाषा के कैबिन में अंदर जाते ही ऐसे खड़े थे जैसे दो बच्चे प्रिंसिपल के सामने खड़े हों। तभी अभिलाषा आभा से कहती है, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? आभा अभिलाषा की बात का जवाब देते हुए कहती है, ये मेरी कलीग है। अभिलाषा कहती है, ये बात पूरे ऑफिस को पता है कि साथ में काम करने वाले कलीग होते हैं, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों में इस ऑफिस के बाहर क्या रिश्ता है, क्योंकि एक अनएक्सपीरियंस लड़की को कंपनी में जॉब के लिए रिकमेंड करना बहुत बड़ी बात है। बिना मतलब के ऐसा काम कोई नहीं करता, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ क्या ये तुम्हारी दोस्त है? आभा को अभिलाषा की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन लंच करते हुए जिया ने उसे कई बार समझाया था कि वो अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करे। साथ ही जिया भी खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। जिया को पता था अभिलाषा ने उन्हें जरूर बेइज्जत करने के लिए बुलाया है, इसलिए उसने पहले ही खुद को उस बेइज्जती के लिए तैयार कर लिया था। आभा ने अभिलाषा की बात का जवाब देने से पहले जिया की तरफ देखा। जिया ने एक बार और अभिलाषा को शांत रहने का इशारा किया, इसलिए आभा अभिलाषा की बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ जिया मेरी दोस्त है। आभा की बात खत्म होते ही अभिलाषा जिया का भरा हुआ फॉर्म उसको देती है और कहती है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि फॉर्म फिल करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए? तुम्हारा हर एक टिक बॉक्स के बाहर जा रहा है। जिया ने फॉर्म हाथ में लेते हुए उसे गौर से देखा। हालांकि आज तक जिया ने ऐसी कोई गलती नहीं की थी।
फॉर्म फिल करने जैसी छोटी छोटी चीजें मोहिनी ने जिया को बचपन में ही सिखा दी थी, क्योंकि मोहिनी स्कूल टीचर थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी इन छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहे। जिया को पता था कि अभिलाषा उस पर जो भी आरोप लगा रही है उसकी वजह वो फॉर्म या उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बल्कि जरूर उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। या तो उसने जिया को पहचान लिया है या फिर ये सब चंचला के द्वारा फैलाई गई खबर का नतीजा है।